अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एडीआर। ठीक है, एडीआर के अबाउट हम सारा कुछ पढ़ेंगे, इसके डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, इसके मैकेनिज्म्स जो है, इसकी टाइप्स जो हैं, इसका सारा कुछ पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ इसी एक लेक्चर में ही मैं आपको कवर करा दूंगी। बेसिकली इसके ये एक लेक्चर से ना आपके तकरीबन 4 जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सकते हैं। कि फर्स्ट इसके मैकेनिज्म्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पेपर में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, या तो वो एडीआर और इसके टाइप्स और मैकेनिज्म्स पूछ लेंगे, ठीक है, या तो फिर वो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ लेंगे, या फिर इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री पूछ लेंगे। ठीक है, इस तरह से इस 4 क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि एक ही वीडियो में कवर होने वाले हैं। और ये थोड़ा सा मैंने छोटा छोटा करके लिखा हुआ है, लेकिन नॉट एन इशू। मैं एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाऊंगी और फिर ये मैं नेक्स्ट में इसको ना क्लियरली लिख लेती हूँ। ये सिर्फ अभी आप लोगों को आउटलाइंस बता रही हूँ कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी मीनिंग्स देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे, इसके बैकग्राउंड देखेंगे। ठीक है, कि प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, जिरगा सिस्टम वगैरह क्या था, मॉडर्न लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जो होते हैं, ठीक है, जो बने हुए हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं, प्रोविंसेस में भी हैं, नेशनल लेवल पे भी हैं, ईटीसी। ठीक है, फिर बताना है कि एडीआर राइज हुआ था यूएसए में कैसे, एमरजेंस ऑफ आर्बिट्रेशन कैसे हुई थी और मीडिएशन में कैसे आया था। ठीक है, उसके बाद हम टाइप्स और मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि निगोशिएशन में क्या क्या होता है विद एग्जांपल्स। ठीक है, मीडिएशन में क्या होता है, आर्बिट्रेशन में क्या होता है, कॉन्सिलेशन में क्या होता है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है, ओडीआर जो होता है, म्यूचुअल एवोल्यूशन क्या होता है। अच्छा, ये जो ओडीआर है ना, ओडीआर के एक अलग से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओडीआर वाला। ठीक है, और कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होती है और डिफरेंट कंट्रीज में हम कैसे कर सकते हैं, इसकी एक अलग से भी वीडियो बनाई हुई है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम इसकी नेचर पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं ना एडीआर में, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, उन लोगों को क्या कहा जाता है। फिर इसके हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, जिनकी ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों को दिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बेसिकली इंट्रोडक्शन होता क्या। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो होता है ना, वो होता क्या है। अल्टरनेटिव इसके नाम से हमें पता चल रहा है कोई अल्टरनेटिव जो है वो वे है रिजॉल्व करने का डिस्प्यूट्स को। ठीक है, कि कोर्ट जाने के बगैर आप लोग कैसे अपने डिस्प्यूट्स को, अपने झगड़ों को, लड़ाइयों को, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू मीडिएटर, थ्रू नेगोशिएशन, ईटीसी, ये कुछ मैकेनिज्म्स हैं, इसके थ्रू हम लोग अपनी जो झगड़े वगैरह होते हैं रोज़मर्रा में ज़िंदगी में किसी भी किस्म के, वो कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। जो है इंटरनेशनल जो है ना, इंटरनेशनली जब कोई डिस्प्यूट अराइज होता है उसको भी हम लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं, ईटीसी, सारा कुछ हमें एडीआर के थ्रू बताते हैं। बेसिकली होता क्या है, क्योंकि जो कोर्ट का सिस्टम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड होता है। फर्स्टली कि वो टाइम टेकिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है जो कोर्ट्स वगैरह में होता है। ठीक है, अगर हम अदालतों में जाते हैं कोई केस लेके तो बहुत ज़्यादा हमें टाइम वहाँ लग जाता है, एक एक केस कई अरसा लग जाता है, कई साल लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पैसे बहुत लगते हैं। ठीक है, उसकी जो होती है कोर्ट की फीस, लॉयर्स की फीस, उसके अलावा जो इतने एक्सपेंसिव होते हैं कोर्ट्स के। ठीक है, उसके अलावा जो पेपर्स वगैरह की कॉपीज, ईटीसी, काफ़ी कुछ लगता है, तो बहुत जो है वो कॉस्टली भी हो जाता है। इसके अलावा जो है वो टाइम टेकिंग होता है, कॉस्टली होता है और एडवर्सियल होता है कि मुखालफाना होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोर्ट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर भी एक पार्टी होती है, यहाँ पर एक पार्टी होती है। ठीक है, जो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। जब वो एक दूसरे से मुतालबा करती हैं, एक बातचीत होती है, वहाँ पर निगोशिएशन जब होती है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट पड़ जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है ना एडीआर का जो है वो अपनाया गया है एक मेथड जो कि बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, पता है क्या, जो कोर्ट का सिस्टम है ना, हम सबको पता है वो बहुत लंबा चलता है। इस वजह से ना कोर्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, बहुत ज़्यादा केसेस जो होते हैं वो पेंडिंग होते हैं। एक दिन में पता नहीं कितने कितने केसेस वहाँ पर जो होते हैं दर्ज होते हैं। तो इस वजह से एडीआर का जो है वो अपनाया है, एडीआर को अपनाया गया है ताकि कोर्ट के ऊपर से बर्डन कम हो और सारे जो झगड़े वगैरह है ना वो रिजॉल्व हो जाएँ, ईजिली रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, इजीली रिजॉल्व हो जाते हैं एडीआर के थ्रू। इसके अंदर इतने पैसे वगैरह भी नहीं लगते। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, टाइम सेविंग होता है, टाइम बचाता है, क्योंकि कोर्ट में फिर हम 2-2 साल लगते हैं कि आप लोगों का एक महीने तक भी, एक दिन में भी इसके थ्रू आप लोगों के जो है रिजॉल्व हो जाते हैं डिस्प्यूट्स। ओके, इसके डिफरेंट मैकेनिज्म जब हम पढ़ते हैं, पहले हम ये चीज़ें इसके इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन वगैरह देखते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे ना, तब आपको इसके जो है ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि निगोशिएशन में क्या होता है, मीडिएशन में क्या होता है। ठीक है, इसमें थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होती है कि अगर 2 लोगों का झगड़ा हुआ है ना, तो उसमें तीसरी पार्टी भी आके जो है उसको रिजॉल्व कर सकती है, 2 लोग आपस में खुद भी कर सकते हैं, ईटीसी। तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना 1973, ये जो है ना स्पेशल कोई एक अलग से कोई
आर्टिकल नहीं देता जो कि एडीआर को रेफर करता हो, ठीक है। लेकिन मतलब डायरेक्ट रेफर नहीं करता, लेकिन जो है ना 37 आर्टिकल 37 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, ठीक है, 37A, इसमें थोड़ा सा मतलब हमें बताया गया एडीआर के रिलेटेड, के जुडिशरी के रिलेटेड बेसिकली बताया गया कि हम एडीआर के रिलेटेड भी रिजॉल्व कर सकते हैं डिस्प्यूट्स को, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट जो है ना ये मेथड होता है रिजॉल्व और डिस्प्यूट्स का, ठीक है। अब हम इसकी मीनिंग्स देखते हैं। अब हम एडीआर की मीनिंग्स देखते हैं, ठीक है। इसके मीनिंग में है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आउट ऑफ कोर्ट, के जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना, जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो रिजॉल्व होते हैं आउट ऑफ कोर्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन अनरिटन लॉ, ऐसे लॉज पे जो कि अनरिटन है। एडीआर के जो लॉज वगैरह है ना वो अनरिटन है, लिखे हुए नहीं है कि कैसे आपने कौन से, जैसे कि हमारे जो है पाकिस्तान पिनल कोड वगैरह जो है, इसके अलावा सिविल प्रोसीजर कोड, इसमें हमें लॉज बताए गए कि कैसे कैसे इंप्लीमेंट होंगे, कैसे कैसे इसके ट्रायल्स होंगे, लेकिन इसके नहीं है। इसका कोई भी मतलब रिटन लॉ नहीं है जिसकी बेस के ऊपर हम लोग जो है एडीआर का प्रोसेस करते हैं, नो, ये बेस होता है अनरिटन लॉ पे, ऐसे लॉ जो कि लिखे हुए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट होती है विदाउट एनी ट्रायल्स, ठीक है, किसी भी ट्रायल्स के बगैर। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है कि एडीआर रेफर करता है मेथड्स को जो यूज होते हैं टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट्स को आउटसाइड ट्रेडिशनल कोर्ट्स, ट्रेडिशनल कोर्ट्स के बाहर, सच एज जैसे कि आर्बिट्रेशन हो गया, मीडिएशन हो गया, निगोशिएशन हो गया। दीज प्रोसेस आर फास्टर, बहुत फास्टर होते हैं, एंड मोर फ्लेक्सिबल, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि हम लोग इसमें मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, हम इसमें अमेंड कर सकते हैं इसको, इसके जो है आउटकम पर हम कंट्रोल कर सकते हैं इसी। अब इसकी टाइप्स आ जाती है, सबसे पहले निगोशिएशन, ठीक है। निगोशिएशन में क्या होता है कि दो पार्टीज रिजोल्व करती हैं डिस्प्यूट्स आपस में, जैसे कि मेरा किसी के साथ अगर झगड़ा हो गया ना तो मैं और वो आपस में मिलके रिजोल्व कर लेंगे डिस्प्यूट, ठीक है, जैसे भी हो सकेगा हम दोनों खुद ही करेंगे, ठीक है। और जो रिजोल्व निगोशिएशन में करते हैं ना उसको निगोशिएटर कहते हैं, ठीक है, मतलब कि हम दोनों फिर निगोशिएटर होंगे। और ये जो है ना निगोशिएशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिजॉल्व डिस्प्यूट्स में। बहुत ज़्यादा ऐसी वॉर्स वगैरह हैं जो कि निगोशिएशन की वजह से स्टॉप हो गई हैं, कि मतलब जंग वगैरह लड़ने से बच गई हैं, ठीक है, निगोशिएशन की वजह से, कि जो किंग क्वीन वगैरह होते हैं वो फिर निगोशिएट कर लेते हैं दूसरे ममालिक से और फिर इस तरह बच जाते हैं। नेक्स्ट है मीडिएशन। मीडिएशन में क्या होता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि अगर मैं और आप, हम दोनों का अगर कोई झगड़ा हुआ है ना, ठीक है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी जो कि आके रिजॉल्व करेगी डिस्प्यूट्स, ठीक है। और इस थर्ड पार्टी को हम कहेंगे मीडिएटर, जो कि रिजॉल्व करेगा डिस्प्यूट्स को, ठीक है, मीडिएटर। इसमें थर्ड पार्टी का होना लाजमी है, और ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं ना ये इनफॉर्मल होते हैं और ये बाइंडिंग नहीं होते। नेक्स्ट आ जाता है आर्बिट्रेशन, ठीक है। आर्बिट्रेशन का जो मतलब जो आर्बिट्रेशन में भी ऐसे ही होता है, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में ऐसे ही होता है कि मतलब पार्टीज होती हैं, जैसे कि दो पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट हुआ है राइज, ठीक है, थर्ड पार्टी आके उसको रिजॉल्व करेगी। लेकिन मीडिएशन में जो है ना थर्ड पार्टी वो आपको एक डिसीजन नहीं देती, जबकि आर्बिट्रेशन में देती है। आर्बिट्रेशन का ना थोड़ा सा सिमिलर है कोर्ट से रिलेटेड, कि जो पार्टीज होती हैं वो अपना केस रिप्रेजेंट करती हैं और फिर जज जैसे डिसीजन देते हैं। इसी तरह से आर्बिट्रेशन में भी आर्बिट्रेटर जो है वो जो है डिसीजन देता है, ठीक है। आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन होता है ना ये बाइंडिंग होता है, ठीक है, और इसके डिसीजन को कहते हैं अवार्ड। जैसा कि कोर्ट के डिसीजंस होते हैं, ठीक है, उसके जजमेंट वगैरह होती है, इसी तरह आर्बिट्रेशन के जो आर्बिट्रेटर जो डिसीजन देता है ना उसको कहते हैं अवार्ड, ठीक है। इसके बाद आ जाता, और ये बाइंडिंग होता है। फर्स्ट दोनों ये इनफॉर्मल होते हैं, ठीक है, और नॉन बाइंडिंग होते हैं। लेकिन जो ये वाला डिसीजन होता है आर्बिट्रेशन का ये फॉर्मल होता है और बाइंडिंग होता है। इसके बाद आ जाता है कॉन्सिलेशन, ठीक है। कॉन्सिलेशन में भी ऐसे ही होता है कि दो लोगों का डिस्प्यूट होता है राष्ट्रीय क्या, और थर्ड पार्टी आके इसमें जो है रिजॉल्व करवाती है। लेकिन ये कॉन्सिलेशन की जो है ना इनमें डिफरेंस वो ये है कि मीडिएशन में जो थर्ड पार्टी आती है वो जस्ट मतलब एज अ हेल्प के लिए होती है, जो फैसिलिटेट करती है, जो इसमें फैसिलिटेट करती है थर्ड पार्टी जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज को। लेकिन कॉन्सिलेशन में ना थर्ड पार्टी सजेशन भी देती है, ठीक है, और जो थर्ड पार्टी होती है उसको हम कॉन्सिलेटर कहते हैं, जो कि रिजॉल्व करवाती है डिस्प्यूट को। इसमें सजेशन नहीं देती, इसमें सजेशन देती है, और जो इसमें फाइनल डिसीजन देते हैं। अच्छा ये बात याद रखनी है कि एडीआर का सिर्फ ये एक प्रोसेस है आर्बिट्रेशन,
जिसमें बाइंडिंग नेचर का डिसीजन दिया जाता है और उसको अवार्ड कहा जाता है, और ये एप्लीकेबल होता है और करना होता है, ये इंटरनेशनल तौर पे भी होता है। और अगर इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब इसको ना कोर्ट भी रिकॉग्नाइज करती है, अगर लोग इसको नहीं मानेंगे ना इसके डिसीजन को, तो हम कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो वो है इसके, लेकिन वो कुछ जो होते हैं ना पॉइंट्स वगैरह होते हैं, वो कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो भी हम पढ़ते हैं आगे जाके। अच्छा, नेक्स्ट है मिनी ट्रायल्स, ठीक है। बल्कि इसके जो मैं आपको बता रही हूँ ना फैक्ट्स के, कैसे हम कोर्ट में जाएंगे, किस चीज़ के थ्रू के, अगर तो आर्बिट्रेटर को ये अवार्ड देता है, लोग उसके ऊपर बाइंड नहीं होते, ठीक है, इन्फोर्स नहीं करवा रहे होते, तो हम कैसे फिर कोर्ट में जा सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है ना, आर्बिट्रेशन कमर्शियल आर्बिट्रेशन में, क्योंकि वो इसका टॉपिक नहीं है, वो अलग से जो है, वो आई थिंक जो 7 उसके जो है सेक्शंस वगैरह भी हैं, वो मैं अलग से उसमें आपको बताऊंगी इस वीडियो में, आर्बिट्रेशन कमर्शियल में, ओके, कमर्शियल आर्बिट्रेशन अवार्ड में। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है न्यूट्रल एवेल्युएटर, सॉरी मिनी ट्रायल्स। मिनी ट्रायल्स में क्या होता है, 2 पार्टीज होती हैं, जैसा ये भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है कोर्ट की तरह, लेकिन वो होता नहीं है वैसे का। इसमें 2 लोग, जैसे कि हम लॉयर्स को कहते हैं ना, अपना जो केस होते हैं वो लॉयर्स को बताते हैं, ठीक है, लॉयर आगे से हमारा केस जो है जज के सामने रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह मिनी ट्रायल में होता है कि ना 2 लोग होते हैं, दोनों पार्टीज की तरफ से एक पर्सन, ठीक है, वो जो होता है ना वो प्रेजेंट करता है केस एक पैनल के आगे, ठीक है, ज्यूरी के पैनल के आगे, ठीक है। ये पैनल ज्यूरी जो होती है, इसमें जजेस नहीं होते, ठीक है। इस पैनल में अगर आपका कोई कंपनी के साथ कोई रिलेशन खराब हो गया या डिस्प्यूट राइज हो गया, तो इसके पैनल में कौन कौन आएगा, कंपनी के मैनेजर वगैरह हो गए, ठीक है, और थर्ड पार्टी हो गई, जैसा कि काउंसिलेटर या मीडिएटर, आर्बिट्रेटर, कोई भी हो गया। इस तरह से इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक पूरा पैनल होती है, लेकिन वो जजेस नहीं होते जैसे कोर्ट के। अच्छा, नेक्स्ट आता है न्यूट्रल एवेल्युएटर, ठीक है। न्यूट्रल एवेल्युएटर जो होते हैं ना, इसके अंदर, अच्छा, न्यूट्रल का मतलब होता है गैर जानबदार, ना मतलब कि ऐसा पर्सन जो ना इस तरफ का हो ना इस तरफ का हो, जो भी फैसला दे वो अपनी नेशनैलिटी पे दे, केस के फैक्ट्स पे दे, ओके, किसी एक की साइड ना ले। और ये जो है ना न्यूट्रल एवेल्युएटर जो होता है ना, इसमें ये केस की स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस के अबाउट बताता है। ये इसमें बताता है कि अगर तो आपका केस कोर्ट में जाता है ना, तो कोर्ट इसमें क्या फैसला देगी, मतलब इट्स लाइक कि ये ना इवेल्युएट करता है उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी वीकनेस को पहले से ही बता देता है, अगर केस कोर्ट में जाएगा तो ऐसे ऐसे होगा। फिर वो देखकर जो पार्टीज होती है ना वो दोनों पार्टीज जो है वो फिर सुलह वगैरह कर लेती हैं कोर्ट में जाने के बगैर ही। इस तरह से लास्ट हमारा मेथड है ODR। ODR की फुल फॉर्म है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, ऑनलाइन डिस्प्यूट और फिर ये रेजोल्यूशन। इसमें हम लोग बहुत से प्लेटफॉर्म के जरिए, बहुत से डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह जैसे व्हाट्सएप होगी, ईमेल हो गया, ठीक है, इनके थ्रू हम ये जो है ODR प्रोसेस करते हैं। इसके अंदर ODR के अंदर भी निगोशिएशन, मीडिएशन, मीडिएटर, आर्बिट्रेटर, ये सारे होते हैं, लेकिन मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी प्लेटफॉर्म पे कर रहे होते हैं, ओके, जैसा कि हम वीडियो कॉल के थ्रू कर रहे होते हैं, चैटिंग के थ्रू, या फिर ईमेल सेंड करके किसी को। सो इस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है। तो ये इसकी टाइप्स थी। अब हम इसका देखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट बताने कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद में हम वही लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये जो इसका मकसद होता है कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो जल्दी जल्दी रिजॉल्व हो जाए, कोर्ट से बर्डन कम हो जाए, और सारा जो है कॉस्ट इफेक्टिव होता है ना ये सिस्टम। सो इस वजह से पैसों की बचत होती है, टाइम की बचत होती है, फ्लेक्सिबल होता है ये, और वॉलंटरी जो है सिस्टम होता है कि दोनों पार्टीज की रजामंदी से होता है, ETC फ्लेक्सिबल होता है। तो ये इसका मकसद है कि रिजॉल्व करने डिस्प्यूट्स कोर्ट के बाहर ही, ठीक है। अब इसकी हम देखते हैं नेचर, ठीक है। इसकी हमारी चीज़ें होगी, बैकग्राउंड मैं भी आपको बताती हूँ सारा सही से। पहले हम इसकी देखते हैं नेचर। इसकी नेचर है कि ये होता है कॉस्ट इफेक्टिव, वही चीज़ें बार बार आ जाती हैं, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और इसके अलावा टाइम जो होता है सेविंग होता है, ठीक है, टाइम को सेव करता है, एफिशिएंस होता है ये, ठीक है। इसके अलावा जो है ये फ्लेक्सिबल होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके नेचर में आ जाती हैं कि इसकी नेचर क्या है, ठीक है। उसके अलावा हम इसका देखते हैं क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस में पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना 1973 का, ठीक है, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 37
डायरेक्ट नहीं बताता, डायरेक्ट कोई आर्टिकल नहीं है जो कि एडीआर को जो है वो कर रहा है रिप्रेजेंट, लेकिन आर्टिकल 37 और आर्टिकल 37A में ये बताया गया है इसके रिलेटेड, ठीक है। इसके क्रॉस रेफरेंस में हम आर्टिकल 37 का जो है बता सकते हैं। इसके अलावा फैमिली एक्ट 1964, ठीक है, ये भी हमें यही बताते हैं, डीआर के रिलेटेड बताता है फैमिली एक्ट। ये बताता है कि मतलब जो कोर्ट है ना वो कह सकती है कि आप लोग जो जितने भी डिस्प्यूट्स वगैरह हैं वो आप एडीआर के थ्रू आप लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा सीपीसी, ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड, इसका है 89A, ठीक है, सेक्शन 89A, ये भी एडीआर के रिलेटेड बताती है। मतलब ये जो दो चीजें ना ये डायरेक्ट लिंक करती है, एडीआर से लिंक डायरेक्ट करती है 89A सेक्शन सीपीसी की, ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड की, जो कहती है ये इसमें बताया जाता है कि कोर्ट जो है ना वो डायरेक्शन दे सकती है केसेस को कि वो एडीआर के थ्रू जो है वो रिजॉल्व करने डिस्प्यूट्स को, बिकॉज इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल जो है मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, ठीक है। अब हम इसका बैकग्राउंड देख रहे हैं। सबसे पहले इसका ओरिजिन, ठीक है, कि ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ये कब से चला आ रहा है? ये बहुत पुराना चला आ रहा है, जब ये फॉर्मल कोर्ट्स वगैरह नहीं थी, ये कोई भी ट्रायल वगैरह का सिस्टम नहीं था, ठीक है। ये बहुत पुराना एंशिएंट मतलब एंशिएंट चला आ रहा है बहुत पुराने ज़माने से, ठीक है। हमेशा से ना जो है रिजॉल्व होते थे डिस्प्यूट थ्रू निगोशिएशन, मीडिएशन, ETC, पुराने ज़माने से भी, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न है ना, मॉडर्न एडीआर सिस्टम है कि जब सही से रिकॉग्नाइज हो गया और इसके बेसिक इसके हम लोगों ने टाइप्स बता दें कि इसमें निगोशिएशन होता है, मीडिएशन होता है, आर्बिट्रेशन होता है, इसको ये कहते हैं, और आर्बिट्रेटर क्या रोल करता है, ये चीज़ें जब से आई हैं, मतलब कि मॉडर्न एडीआर सिस्टम जब स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम ये सारा पढ़ रहे हैं। वैसे इसका जो ओरिजिन है वो बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है, ओके। तो अब हम उसके रिलेटेड पढ़ रहे हैं। इसके ओरिजिन में हम लिखेंगे कि जो है ना 19 सेंचुरी, 19 और 20 सेंचुरी से ये जो है ना जो इसका ओरिजिन है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो सही इसकी जो डेवलपमेंट हुई है, मतलब ये जो चलना स्टार्ट हुआ है वो 19, ठीक है, 1930 और 1940s के, ठीक है, जो है टाइम पीरियड से। उसके बाद हम करते हैं प्री इंडिपेंडेंस, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस मतलब पाकिस्तान के आज़ाद होने से पहले जो है ना वो क्या सिस्टम हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। अगर तो स्पेशली पाकिस्तान के रिलेटेड पूछे तो आप लोगों ने पाकिस्तान वाले पॉइंट्स लिखने हैं, इसमें 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों ने ये जो है इमरजेंसी, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, यूएसए वगैरह ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीकों से बता रही हूँ, जो एग्जामिनर पूछेगा आप लोगों ने उसको वही आंसर दे देना है, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस में क्या है कि ना पाकिस्तान के आज़ाद होने से पहले पाकिस्तान ने ना एक एक्ट अपनाया हुआ था, आर्बिट्रेशन एक्ट, ठीक है। आर्बिट्रेशन एक्ट था वो इंडिया का बेसिकली वो था, इंडिया ने भी यही वाला अपनाया था और पाकिस्तान ने भी। आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, ठीक है, 1940 का एक्ट था जो कि अपनाया हुआ था पाकिस्तान ने प्री इंडिपेंडेंस तब भी और पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद भी काफ़ी साल जो है ना पाकिस्तान ने यही वाला एक्ट जो है वो अपनाया था और इसी के ऊपर ही काम किया था। नेक्स्ट जो बाद में बने हैं 2011 वगैरह के, वो नीचे पॉइंट्स में आएंगे, वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद इसके ओरिजिन में, इसकी बैकग्राउंड में ये भी है कि जिरगा सिस्टम और पंचायत सिस्टम। हालांकि ये आर्बिट्रेशन एक्ट वगैरह भी थे और साथ में अब तो यहाँ पर ना अब मतलब मॉडर्न ज़माने में आजकल की बात कर रही हूँ, अब तो इसके बाकायदा एक अदारे भी खुल गए, जैसे कोर्ट्स वगैरह ना, इसी तरह इसके अदारे भी खुल गए, ठीक है। तो पहले ऐसा नहीं था, कहीं जिरगा सिस्टम और पंचायत सिस्टम भी होता था पहले, कि मतलब जो मोहल्ले के सरबराह वगैरह या फिर किसी भी इंसान को जिसको आप अथॉरिटी दे देते थे वो फिर आपके रिजॉल्व करता था डिस्प्यूट्स को, ओके। तो ये वो सिस्टम है जिरगा सिस्टम और पंचायत सिस्टम में भी आप लोगों ने देखा हो, ये पंजाब वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा चलता है ये, ठीक है। उसके अलावा आता है मॉडर्न लेजिस्लेशन प्रोसेस। उसके बाद बहुत से मॉडर्न लेजिस्लेशन प्रोसेस हुए, जैसा कि रिकॉग्नाइजेशन एंड इन्फोर्समेंट एक्ट है, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन एंड इन्फोर्समेंट एक्ट है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ तो स्पेलिंग मतलब आगे पीछे की गंदी मंदी राइटिंग तो ये आप लोग फिर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं साथ साथ बोली जा रही हूँ। अगर मैं सही लिखने लग जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ओके। अच्छा, रिकॉग्नाइजेशन एंड इन्फोर्समेंट एक्ट है, ठीक है। ये एक्ट है 2011 का। इसको जो है ना पाकिस्तान ने मतलब पाकिस्तान क्या है तो इसको कैसे बनाया गया था, एक ना कन्वेंशन है, न्यूयॉर्क की कन्वेंशन है, ठीक है। न्यूयॉर्क की कन्वेंशन है 1958 की, ठीक है। इस कन्वेंशन की बेस पे रिकॉग्नाइजेशन एंड इन्फोर्समेंट एक्ट 2011 बना, ठीक है। इसमें क्या बताया जाता है, इसमें ना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंड आर्बिट्रल अवार्ड होते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, रिकॉग्नाइजेशन एंड इन्फोर्समेंट
इसके आगे ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंड आर्बिट्रल फॉर रीजन आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है। 2011 का एक्ट है, ठीक है, जो कि किस पे बेस करते हैं, न्यूयॉर्क की कन्वेंशन पर, न्यूयॉर्क की कन्वेंशन 1958 पर, ठीक है। ये मॉडर्न लेजिस्लेटिव प्रोसेस में है। इसके अलावा एडीआर लेजिस्लेशन के जो है ना प्रोविंसेस में जो है वो है जैसे कि पंजाब एडीआर जो एक्ट है, पंजाब एडीआर एक्ट 2019 का, ठीक है, पंजाब एडीआर एक्ट 2019 का, ठीक है। इसके अलावा प्रोविंसेस में खैबर पख्तूनख्वा में भी है, ठीक है, केपीके एडीआर एक्ट है 2020 का, ठीक है, जो कि प्रमोट करता है एडीआर को। इसके अलावा एडीआर राइज हुआ है यूएसए में, फर्स्टली यूएसए में राइज हुआ है जब ये देखा गया था ना कि जो है कोर्ट वगैरह का सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उस पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है और बहुत टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तब यूएसए ने महसूस किया था कि एडीआर भी होना चाहिए, कोई अल्टरनेटिव जो है वो सोर्स होना चाहिए, वे होना चाहिए रिजोल्व करने का डिस्प्यूट्स को, ठीक है। इसीलिए फिर 1950 और 1960 में यूएसए में ये आया था, ठीक है। इसके अलावा इमरजेंस ऑफ आर्बिट्रेशन की इमरजेंस जो है ना वो तब हुई। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट लिखना आप लेके यूएसए वाले में कि ना यूएसए की एक सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम बार कोर्ट है, जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रही है। ये जो है ना जो मीडिएटर जो है और जो आर्बिट्रेटर हैं जो रिजॉल्व करवाते हैं डिस्प्यूट्स वगैरह को, ठीक है, उनके रिलेटेड ये लॉज वगैरह मतलब लॉ नहीं बनाती, उनको ट्रेन करती है, ठीक है, उनकी स्किल्स वगैरह सिखाती है कि कैसे रिजॉल्व करें डिस्प्यूट। तो इस तरह से जो यूएसए की सुप्रीम कोर्ट है ना उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एडीआर की प्रमोशन के लिए। अच्छा, इमरजेंस ऑफ आर्बिट्रेशन जो है ना ये कैसे हुई थी, इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन हुई थी, ठीक है। बहुत सी इंडस्ट्रीज थी, उसमें बहुत ज़्यादा वर्कर्स जो थे वो काम कर रहे थे, लेकिन ना उन वर्कर्स को उनके राइट्स नहीं थे मिल रहे, उनके साथ नाइंसाफियाँ हो रही थी, उनकी सही मजदूरी वगैरह नहीं हुई, उनके वेजेस वगैरह सही नहीं थे दिए जा रहे। देन फिर जो है ना 1920 और 1930 की बात है ये वाली वेजेस वगैरह की, ठीक है। तो तब आर्बिट्रेशन का फिर जो है ना कॉन्सेप्ट आया था कि इमरजेंस ऑफ आर्बिट्रेशन हुआ था 1920 1930 में, ठीक है। लेकिन ये दो लोगों के दरमियान होता था, जैसे कि दो लोगों के दरमियान झगड़ा वगैरह, जैसे कि कंपनी का और मजदूरों का था, ठीक है, थर्ड पार्टी वगैरह आती थी, आर्बिट्रेशन करती थी किसी बस। लेकिन फिर 1940 और 1950 इसमें जाके ना कोलैबोरेटिव एग्रीमेंट भी इसके अंदर इंक्लूड हुए कि पूरी कंपनी और पूरे के पूरे जो स्टाफ के जो वहाँ के जो मजदूर वगैरह हैं उन सब के रिलेटेड वगैरह भी एक साथ आर्बिट्रेशन हो सकती है, ना कि अलग अलग सबकी, ठीक है। तो फिर ये 1940 और 50 में कोलैबोरेटिव एग्रीमेंट वाला जो है वो सीन आया था। नेक्स्ट है एमरजेंस ऑफ मीडिएशन, कि जो मीडिएशन की एमरजेंसी क्या हुई थी, वो हुई थी 1930 में और 1940 में, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस का मतलब इसकी खसूसियात क्या क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस एंड इसकी लिमिटेशंस, ठीक है। हम अगर लिमिटेशन पूछता है ना कोई एग्जामिनर तो भी हम उसमें ये चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके एडवांटेजेस कि टाइम एफिशिएंट होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये टाइम को बचाता है, और कॉन्फिडेंशियल होता है, राजदार होता है, कि मतलब कोई भी अगर पार्टीज रिजॉल्व करती है ना डिस्प्यूट्स, मीडिएटर आर्बिट्रेटर जो भी करवा रहा है, ठीक है, तो वो हर चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखेगा, उनका जो मैटर है ना वो शो ऑफ नहीं होगा। जबकि कोर्ट में अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो बातचीत होती है वो सब लोगों के सामने होती है, नहीं, इसमें जस्ट जो पार्टीज इन्वॉल्व होती है ना सिर्फ उनको ही पता होता है, कॉन्फिडेंशियल रहता है, दूसरे लोग इसके बारे में नहीं जान सकते, ठीक है। और ये एक ड्यूटी भी होती है अच्छे मीडिएटर की कि और आर्बिट्रेटर की वो आगे नाम बताए, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल होता है, राजदारी होती है। नेक्स्ट है मोर कंट्रोल, इसमें कंट्रोल होता है, जो आउटकम होता है ना उसमें कंट्रोल होता है। आउटकम में कैसे कंट्रोल होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोर्ट में जाते हैं ना तो कोर्ट हमें कहती है कि ये आपका ऑर्डर है, हमें वो मानना होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हम अगर कहें ना कि हमें ये, जैसे कि अगर आर्बिट्रेटर ने हमें कहा ना कि आप ये पेन ले लें, ठीक है, रिजॉल्व जो है डिस्प्यूट हुआ है पेन के पीछे, उसने कह दिया कि ये आप पेन ले लें, ठीक है, लेकिन नहीं, एक पार्टी कहती है मैंने इसका ढक्कन लेना है, दूसरी पार्टी कहती है मैंने इसकी बॉडी लेनी है। तो फिर ऐसे ही वो करती है जो है ना थर्ड पार्टी, जैसे आर्बिट्रेटर है वो फिर ऐसे ही करता है, जिसको कैप चाहिए तो उसको कैप दे देता है, जिसको मार्कर की बॉडी चाहिए तो उसको बॉडी दे देता है, इस तरह रिजॉल्व हो जाता है डिस्प्यूट। तो इसी तरह से मतलब मैंने ये जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे इतना कोई वैलिड एग्जांपल नहीं थी, खैर कि इसमें मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो पार्टीज चाहती है ना वो हो जाता है,
उनका कंट्रोल उसमें ज्यादा होता है, ठीक है। एडीआर में कंट्रोल होता है पार्टीज का। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है कि चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल भी इसमें होता है, और ये जो है टाइम एफिशिएंट होता है, जो इसमें वॉलंटरी सिस्टम होता है, इसी वजह से फ्लेक्सिबल है क्योंकि चेंजेबल भी होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव, पैसे वगैरह इतने नहीं लगते। अगर आप लोग कोर्ट जाए तो बहुत पैसे लगते हैं, ठीक है, लिटिगेशन फीस, सीटीसी वगैरह, लेकिन यहाँ पर लॉयर्स वगैरह, लॉयर्स की फीस होगी, अदर जो एक्सपेंसिव होगी, ट्रायल्स के एक्सपेंसिव वगैरह, ये चीजें नहीं लगती यहाँ पे, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, ओके। नेक्स्ट है प्रिजर्व रिलेशन। ये रिलेशंस को प्रिजर्व करता है कि अगर तो जैसे मिसाल के तौर पर फैमिली में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया ना, तो लोग आपको पता है कि फैमिली में जब डिस्प्यूट अराइज हो जाए लोग ताल्लुकात अपने तोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर एडीआर के थ्रू कोई भी रिजॉल्व हो जाता है तो वो प्रिजर्व रखता है रिलेशन को, ठीक है। मतलब कि उनके जो ताल्लुकात हैं उनको वो ठीक रखता है, क्योंकि मोर कंट्रोल होता है, दोनों पार्टीज अपनी मर्जी से जो है वो आर्बिट्रेटर को, मीडिएटर को चुनाव करती हैं, ठीक है। वॉलंटरी सिस्टम होता है, इस वजह से जो है उसका फिर जो डिसीजन वगैरह होता है वो दोनों पार्टीज मान भी लेती हैं, और फिर रिलेशन जो होता है वो प्रिजर्व होता है, बच जाता है खराब होने से, ओके। जबकि कोर्ट में ऐसे नहीं होता, क्योंकि कोर्ट में दोनों तरफ मुखालिफ पार्टीज होती हैं और डिसीजन जो होता है वो जज का होता है, इसलिए कोई विन लूज वाली सिचुएशन होती है कि एक जना जीत जाता है दूसरा हार जाता है। और जब ऐसे हो ना तो फिर जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जो ताल्लुकात होते हैं वो टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो विन विन सिचुएशन होती है, दोनों पार्टीज जीत जाती हैं, जैसे कि मैंने बताया इनको जो चाहिए होता है वो मिल जाता है, इस वजह से प्रिजर्व रहता है रिलेशनशिप। नेक्स्ट है रिड्यूस बर्डन ऑफ कोर्ट। कोर्ट का जो बर्डन है ना वो कम करते हैं। जाहिर सी बात है कोर्ट में बहुत ज्यादा केसेस होते हैं, लेकिन जब ज्यादा केसेस एडीआर के थ्रू रिजॉल्व होने लग जाए आउट ऑफ कोर्ट विदाउट एनी ट्रायल्स एंड फॉर्मल जो प्रोसेस, तो फिर रिड्यूस होता है बर्डन ऑफ कोर्ट, कोर्ट का बर्डन जो होता है वो कम होता है। नेक्स्ट है ग्लोबल एप्लीकेबिलिटी। ये मतलब कि एडीआर को ना ग्लोबली लोगों ने अपनाया हुआ है। बहुत से कंट्रीज हैं जो कि एडीआर के लिए उनके अलग अलग जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इसकी काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है। अमेरिका की होगी अमेरिकन एसोसिएशन, अमेरिकन आर्बिट्रेशन एसोसिएशन होगी, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर हो गया, इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। चाइना के हैं, उसके अमेरिका के हैं, बहुत ज्यादा कंट्रीज के हैं। वो मैं सारी इसके जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर्बिट्रेशन वाले जो है टॉपिक में मैंने बताया हुआ है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है एसेस टू एक्सपर्टीज। हम ना एक्सपर्टीज तक एसेस कर सकते हैं, रसाई हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से इसमें जो आर्बिट्रेटर मीडिएटर होते हैं ना जो कि रिजॉल्व करवाते हैं डिस्प्यूट्स, वो उनके पास एक्सपर्टीज होती है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है कि कैसे रिजॉल्व करवाना है, ओके। नेक्स्ट है रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। एडीआर का मतलब ये खसूसियत है कि रिजॉल्व हो जाते हैं डिस्प्यूट जो होते हैं, और प्रॉब्लम जो होती है कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाती है। और एक और है ये इसका एडवांटेज कि इनफॉर्मल प्रोसेस होता है, फॉर्मल नहीं होता, लिखा हुआ नहीं होता। जाहिर सी बात है जब इनफॉर्मल होगा तो फिर फ्लेक्सिबल भी होगा, ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस है। नेक्स्ट है वॉलंटरी सिस्टम होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों पार्टीज की रजामंदी से होता है, दोनों पार्टीज मिलकर डिसाइड करती हैं कि कौन सा जो है आर्बिट्रेटर या निगोशिएटर मीडिएटर वो चूज करेगी। अगर एक पार्टी किसी एक जने से इनकार कर देते हैं दूसरी पार्टी वो नहीं रख सकती, ठीक है। आर्बिट्रेटर मीडिएटर हमेशा वही होंगे जिनको दोनों पार्टीज ने चूज किया होगा, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं होती इसमें। नेक्स्ट है न्यूट्रल, गैर जानबदार, कि जो थर्ड पर्सन है ना वो गैर जानबदार होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पार्टी ए की साइड ले रहा है या पार्टी बी की साइड ले रहा है, नो, वो न्यूट्रल होना चाहिए। क्रिएटिव सोल्यूशन, ठीक है, इसमें ना फैसिलिटेशन होती है और क्रिएटिव सोल्यूशन, जो सोल्यूशन होते हैं वो क्रिएट होते हैं। मतलब कि इसमें बताया जाता है एक सोल्यूशन, एक डिसीजन बताया गया, ठीक है, अगर उस पर एग्री नहीं है ना, पार्टीज एग्री नहीं है तो दूसरा सोल्यूशन बता देते हैं कि ठीक है आप फिर इस पे एग्री हो जाए, अगर एक पे एग्री नहीं है तो दूसरे पे हो जाए, ठीक है। इसी तरह से ये बहुत से सोल्यूशंस को क्रिएट करता है, और ये विन विन सिचुएशन होती है कि दोनों पार्टीज होती हैं ना वो विन होती हैं। लेस एडवर्सेरियल, कि मुखालफाना, इसमें इतनी मुखालफत नहीं होती, जैसे कि कोर्ट में, कोर्ट जो होता है वो एडवर्सेरियल होता है कि दोनों तरफ दोनों टीम्स होती हैं, ठीक है, और मतलब दोनों पार्टीज होती हैं डिस्प्यूटिंग जिनमें अराइज हुआ, और वो एक दूसरे के मुखालिफ ही सारा कुछ बताती है, इसलिए वहाँ पर मुखालफाना रवैया हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लेस एडवर्सल होता है, यहाँ पर सारा कुछ फ्रेंडली होता है, क्योंकि सारा कुछ कॉन्फिडेंशियल रहता है और मोर कंट्रोल होता है, ठीक है, पार्टीज का कंट्रोल होता है उनके आउटकम पर, और वॉलंटरी सिस्टम होता है कि वो अपनी मर्जी से चुनाव करती हैं आर्बिट्रेशन का, इसीलिए लेस एडवर्सल होता है, ओके। इसकी खसूसियात के साथ, इसके एडवांटेजेस के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसकी लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। उसमें एक है नो लीगल प्रेसिडेंट,
कि जैसे कोर्ट एक दफ़ा जो जजमेंट एक फैसला कर देती है, ठीक है, वो नेक्स्ट कोर्ट पर कि मतलब जो लोअर कोर्ट्स है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई फैसला है ना, वो लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है, ठीक है। वो एक प्रेसिडेंट बन जाता है कि अगर उस तरह की नेचर का कोई भी केस आता है तो वही वाली ही जजमेंट उस पर, वही वाले रूल्स ही उस पर अप्लाई होंगे, ठीक है। तो वो बताया गया है कि नो लीगल प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट नहीं बनता, ठीक है। होप सो प्रेसिडेंट का आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि पार्ट 1 का भी क्वेश्चन है और पार्ट 2 में भी है और इसके अबाउट वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, आप लोग को देख सकते हैं। तो प्रेसिडेंट ना डिसीजन को कहते हैं, कोर्ट्स के डिसीजन, हाई कोर्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट होगी, इन्होंने जो एक केस का एक दफ़ा डिसीजन दे दिया ना, वो डिसीजन नेक्स्ट जितने भी केसेस उसी नेचर के अगर किसी भी कोर्ट में आए ना तो उस पर बाइंडिंग होता है। तो वो बता रहे हैं कि जो ADR डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होती है ना, उसका लीगल प्रेसिडेंट नहीं होता है जैसे कोर्ट का होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अगर एक दफ़ा एक रिजॉल्व हो गया डिस्प्यूट, नेक्स्ट अगर उस नेचर का है तो वही रूल अप्लाई हो, नहीं, उसमें नहीं होता। क्योंकि इसलिए नहीं होता क्योंकि मोर कंट्रोल पार्टीज का होता है उसमें। नेक्स्ट है नॉट सुइटेबल फॉर ऑल केसेस। ADR जो होता है वो हर एक केस के लिए नहीं होता सुइटेबल, जैसे कि क्रिमिनल केसेस जो होते हैं वो ADR के थ्रू रिजॉल्व नहीं किए जाते, ओके, इस तरह। नेक्स्ट कॉस्टली, सम टाइम ये कॉस्टली भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स केसेस में, ऐसे केसेस जो कि बहुत पेचीदा होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं ना, उसमें ये कॉस्टली भी हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, क्योंकि जब वो लंबा होगा, टाइम लेगा ज़्यादा, इस वजह से वो पैसा भी उसमें खर्च होगा, बाद में ऐसे होता है, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज, बाज़ लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, ADR की नॉलेज नहीं होती, ठीक है। और कल्चर एटीट्यूड भी इसमें आ जाता है, इसकी जो डिसएडवांटेजेस में कि ना लोगों का कल्चर होता है, उनका एक एटीट्यूड होता है कि वो जो है ना वो कोर्ट्स में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि वो ADR के थ्रू रिजॉल्व करें डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो ये सारा आ जाता है कल्चर एटीट्यूड। नेक्स्ट आता है इम्बैलेंस पावर। अच्छा, ADR में ना 2 पार्टीज होती है, बाज़ दफ़ा इसमें इम्पावर बैलेंस भी आ जाता है, कि हम इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ रहे हैं, ओके। उसमें इम्पावर बैलेंस कैसे आता है, इम्बैलेंस पावर कैसे आता है कि 2 पार्टीज होती हैं, ठीक है। अगर एक पार्टी के पास ज़्यादा नॉलेज है तो वो दूसरी को मतलब दबाव डालेगी, अपने आप को मतलब ऊपर करेगी, इस तरह से अपनी पावर दिखाएगी, या तो उसके पास ज़्यादा नॉलेज है तो दिखाएगी अपनी नॉलेज की बेस पे, या फिर अपनी फाइनेंशियल बेस पे, या फिर अपनी जो है स्टेटस रेपुटेशन की बेस पे, ठीक है। तो वो इस तरह से इम्बैलेंस पावर हो जाता है। नेक्स्ट होता है लैक ऑफ फॉर्मेलिटी इसमें नहीं होती, जैसे कि कोर्ट्स वगैरह में फॉर्मेलिटी होती है कि ये चीज़ पूरी करो, ये करो, वो करो, इतना एक्सपेंसिव वगैरह, लेकिन इसमें फॉर्मेलिटी नहीं होती, ठीक है। इसी वजह से ये स्ट्रिक्ट नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि फॉर्मेलिटी नहीं होती, इसी वजह से बाइंडिंग नेचर के भी नहीं होते। लैक ऑफ फाइनलिटी मतलब इसका जो फाइनल आउटकम है ना उसकी भी लैक होती है, मतलब नहीं होता वो कि ये फाइनल एक डिसीजन अगर फाइनल आ गया ना, लोग उस पर नहीं मान रहे उसको, क्योंकि वॉलंटरी सिस्टम जो है ये, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कोई फाइनल जो है वो सोल्यूशन मिल भी नहीं रहा होता, ठीक है। वो ऐसी सूरत हाल में जब जो हम मीडिएटर या आर्बिट्रेटर चूज करते हैं ना, उनके पास लैक ऑफ नॉलेज और एक्सपर्टीज ना हो, तो ऐसी सूरत हाल में लैक ऑफ फाइनलिटी भी होता है। नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट इशू। इन्फोर्समेंट का इशू होता है बाज़ दफ़ा, ठीक है। कोर्ट्स वगैरह तो जो ऑर्डर देती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो इन्फोर्स होते हैं, पुलिस की फोर्स होती है पीछे के इन्फोर्स करवाती है वो। लेकिन ADR में ऐसा नहीं है, ADR में अगर कोई भी डिसीजन वगैरह है ना तो पीछे से कोई इन्फोर्समेंट वगैरह नहीं है कि आपने ऐसे करना है और इसके ऊपर आप एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है। इसी तरह से नो अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर जो आर्बिट्रेटर या मीडिएटर वगैरह को चूज़ किया जाता है ना, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। कोर्ट में वो ये नहीं, कोर्ट में कोई जज वगैरह उनको अकाउंटेबल नहीं कर सकता कि मतलब वो नहीं कह सकता आप इसका रिप्लाई दें, आपने ये क्यों किया वगैरह वगैरह। तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, नो अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट है लिमिटेड अपील। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ना, आर्बिट्रेशन में कुछ हम अपील कर सकते हैं, लेकिन वो जस्ट उसके अंदर कोई 7-8 को फैक्टर्स हैं, जस्ट उनकी बेस पर ही हम उसको अपील कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग अपील नहीं कर सकते। एक ADR के जो डिसीजंस वगैरह हैं उसकी हम अपील नहीं कर सकते कोर्ट में, जस्ट वो 7-8 फैक्टर्स हैं जो कि मैं कमर्शियल आर्बिट्रेशन में बताऊँगी, ठीक है, क्योंकि वो इस तरह से इम्पोर्टेंट नहीं है इस जो है लेक्चर से, बड़ा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है विन लॉस। बाज़ दफ़ा जो कुछ केसेस होते हैं ना, उनकी सिचुएशन विन लूज की होती है कि एक जना जीत जाता है और एक जना हार जाता है, ठीक है। ADR में इस तरह के भी जो है वो केसेस आते हैं, ठीक है। तो ये आज की एक वीडियो थी जिसमें मैंने ये सारा कुछ कवर करवा दिया है। आप लोगों के 4 क्वेश्चंस इसमें कवर हुए हैं। इसके बाद आप लोगों ने इसका कंक्लूजन लिखना है, जिसमें जितना भी आप लोगों को ये सारा मैंने बताया है इसको आप कंक्लूड करके इसका कंक्लूजन लिख देंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एग्जामिनर अगर आपको इनमें से कुछ भी पूछना है ना, तो आपने जस्ट वही चीज़ लिखनी है जो उसने पूछा है,
इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन सबका सेम है, ऑब्जेक्ट वगैरह, उसके बाद जो चीज़ पूछी गई है वो लिखते हैं। वैसे भी इतने ज़्यादा तो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिया, आपका पेपर इजीली हो सकता है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दो में याद रखिएगा।